उनमें रहते थे, जहां की असलियत मीडिया में दिखाई जाने वाली लाइफ से एकदम अलग थी। असल में सोल्जर्स को इन सभी गड्ढों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन ट्रेंचेस में उन्हें हार्मफुल गैसेस, रैट्स, एनिमी शेलिंग और गंदगी में रहना होता था। इसके अलावा उस समय वॉर प्रोपेगेंडा और नेशनल ऑनर का दौर भी देखा गया, जिसने पब्लिक को डिक्टेटरशिप की ओर ढकेल दिया। माइंडसेट के अलावा पॉलिटिकल चेंजेस भी देखे गए। वैसे वाइमार रिपब्लिक के खिलाफ ग्रुप्स फॉर्म्स होने लगे, जिसमें स्पार्टसिस्ट लीग एक ऐसा रेवोल्यूशनरी ग्रुप था जो रशिया के बोल्शेविक रेवोल्यूशन से काफी इन्फ्लुएंस था। लोग सोवियत स्टाइल गवर्नेंस अपने देश में भी चाहते थे, जिसके लिए दिन पर दिन प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। अब वाइमार रिपब्लिक ने इन सभी प्रोटेस्ट को शांत कराने के लिए एक मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने फ्री कॉर्प्स का सहारा लिया। फ्री कॉर्प्स वॉर वेटरन्स और जॉबलेस लोगों का वो ग्रुप था जो गवर्नमेंट के लिए काम करता था, लेकिन इनसे भी प्रोटेस्ट पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इवन कुछ समय बाद स्पार्टसिस्ट ग्रुप ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बनाई, जिसने लगातार वाइमार रिपब्लिक का विरोध किया। जर्मनी की हालत काफी खस्ता होती नजर आ रही थी। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, पर उन्हें अपनी वॉर की भरपाई भी करनी थी। जर्मनी के गोल्ड रिजर्व्स भी वॉर ने खाली कर दिए थे, जिस कारण इन्होंने एलाइज कंट्रीज को पैसा देने से मना कर दिया। जिसके बाद फ्रांस ने जर्मनी का लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रोर पर कब्जा कर लिया। रोर में दुनिया का सबसे ज्यादा कोल पाया जाता है। इसके बाद जर्मनी ने अपनी बुरी सिचुएशन को ठीक करने के लिए पैसा छापना शुरू कर दिया। पैसे छापने की वजह से देश में नोट्स तो भर गए, लेकिन इनकी वैल्यू गिर गई। अब एक मुट्ठी नोट से एक ब्रेड खरीद पाना भी मुश्किल होने लगा। महंगाई इतनी बढ़ गई कि वहां एक नए शब्द का जन्म हुआ, जिसका नाम था हाइपर इन्फ्लेशन, जिसका मतलब होता है कि महंगाई का हद पार कर जाना। इस वक्त अमेरिका ने जर्मनी की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर अमेरिका में आए भयानक ग्रेट डिप्रेशन की वजह से अब अमेरिका भी पीछे हट गया। द ग्रेट डिप्रेशन के बाद अमेरिका ने जर्मनी को सपोर्ट देना भी बंद कर दिया, जिससे जर्मनी को एक साथ दो झटके लगे। एक यूएसए के फाइनेंशियल एड न आने से, दूसरा दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस के आने से जर्मनी की हालत और बिगड़ती चली गई। 1932 तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% तक कम हो गया, जिससे करीब 6 मिलियन लोग उस समय जर्मनी में अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे। लोगों ने सड़क पर नारे लगाने शुरू कर दिए। जर्मनी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि लोगों का सरकार से विश्वास भी डगमगाने लगा था। लोग सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। सरकार की खस्ता हालत देख हिटलर ने इस मौके का फायदा उठाया। हिटलर इस समय सत्ता में आया। यहाँ से हिटलर और नाजिज्म ने जर्मनी में अपनी अलग पहचान बनाई, और यही से शुरू हुई हिटलर का नो वन से जर्मनी का अडोल्फ हिटलर द डिक्टेटर बनने का सफर। आर्मी छोड़ने के बाद हिटलर ने 1919 में जर्मनी वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की। ये ग्रुप उस समय इतना बड़ा नहीं था, जिस कारण हिटलर उस ग्रुप में बहुत जल्द शामिल हुआ और अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा ली। हिटलर ने इन सारे ग्रुप मेंबर्स को इकट्ठा किया और उनका सपोर्ट प्राप्त कर लिया, और इस ग्रुप का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया, जो आगे चलकर नाजी पार्टी बनी। नाजी पार्टी नाजिज्म से बनी थी। नाजिज्म एक आइडियोलॉजी थी जो हिटलर के टाइम पीरियड में जर्मनी में इंट्रोड्यूस की गई। इसके अकॉर्डिंग लोगों को उनके रेस और अपीयरेंस से जज किया जाता था। लोगों को अपर क्लास और लोअर क्लास के हिसाब से ट्रीट किया जाता था। हिटलर जर्मनी पर राज करने के सपने के साथ निकल पड़ा। इसने अपनी पार्टी को धीरे धीरे बड़ा किया, जिसके बाद इसने 1923 में बावेरिया नाम की जगह को सीज करने का प्लान बनाया, लेकिन उसमें यह बुरी तरह से फेल हो गया, जिसके बाद इसे अरेस्ट कर लिया गया, जहां जेल में ही बैठे बैठे ही हिटलर ने एक बुक लिख दी, जिसमें इसने अपने फ्यूचर प्लान्स और अपनी आइडियोलॉजी को साफ तौर पर बयां किया। इस बुक का नाम माइन काम्फ था, जिसका मतलब माय स्ट्रगल होता है। हालांकि ये बुक लोगों में फेमस नहीं हो सकी। हिटलर कुछ सालों बाद जेल से बाहर आया और दोबारा अपनी पार्टी पर काम करने लगा। हिटलर ने 1930 तक अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए गजब की मेहनत की, और 1930 में हिटलर ने ग्रेट डिप्रेशन का फायदा उठाया और लोगों का सपोर्ट हासिल किया। इकोनॉमी स्लो डाउन के चलते जहां लोग पूरी तरह से अपना होप खो चुके थे, वहां हिटलर ने लोगों से एक बेटर फ्यूचर का वादा किया और अपना नाजी प्रोपेगेंडा चलाया। हिटलर ने अपनी इन्फ्लुएंशियल स्पीचेस के थ्रू लोगों को यह विश्वास दिलाया कि अगर वो उसे वोट देंगे तो वो हर साल में उन्हें एक खराब सिचुएशन से बाहर निकालेगा। इस दौरान हिटलर बड़ी बड़ी रैलीज करता, अपनी स्पीचेस देता।
लोग इसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते, जिस कारण इसने बहुत कम समय में पूरे जर्मनी में अपना जादू चलाया, जिसका असर वोटिंग्स में देखने को मिला। 1928 में हिटलर ने पहली बार चुनाव लड़ा था, जहां उसे केवल 2.6% वोट मिले थे। लेकिन इस बार यानी 1932 में हिटलर को किसी भी दूसरी पार्टी से ज्यादा वोट्स मिले। कई रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि हिटलर को 1932 के इलेक्शंस में लगभग 38 मिलियन वोट्स मिले थे। इसके बाद हिटलर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। दरअसल हिटलर इस बात को साफ तौर पर जानता था कि जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी और सस्पेंशन ऑफ सिविल राइट्स के प्रोविजंस है। बस इन्हें लागू करने के लिए इसे एक सही समय का वेट था, जिसके लिए ये शांत बैठा था। हिटलर की इतनी पॉपुलैरिटी देखकर 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हाइडेनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। 28 फरवरी 1933 को जर्मन पार्लियामेंट में एक मिस्टीरियस आग लग गई। हिटलर ने सिचुएशन का फायदा उठाया और पूरे जर्मनी में इमरजेंसी लगा दी, जिसमें सिविलियंस से उनके सभी राइट्स को छीन लिया गया। इमरजेंसी के बाद हिटलर इनेबलिंग एक्ट लेकर आया, जिसके पास होने के बाद जर्मनी एक डिक्टेटर कंट्री बन गया। इस एक्ट ने हिटलर को जर्मनी की सारी पावर सौंप दी, जिसके बाद देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज और यूनियंस थे उन्हें बैन कर दिया गया। हिटलर ने कंट्री की इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया, जिसके बाद जर्मनी में हिटलर का नियम ही शासन बन गया। हिटलर ने स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस का भी इंतजाम किया, जो उसके खिलाफ साजिश करने वाले लोगों को पकड़ने का काम करते थे। अब हिटलर के पास जर्मनी की सत्ता तो थी, लेकिन उसे ऑपरेट करने के लिए पैसा नहीं था, जिसके लिए हिटलर ने जर्मनी को एक नई शेप देना शुरू कर दिया। हिटलर ने सबसे पहले हॉलमार्शाट नाम के इकोनॉमिस्ट को हायर किया, जिससे जर्मनी की हालत सुधर सके। हुआ भी ऐसा ही। हॉलमार्क के प्लान्स ने जर्मनी की हालत को सुधारा, जिसके लिए सबसे पहले वो फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट के एम के साथ आगे बढ़ने लगा। इसके अलावा हिटलर के राज में फॉरेन पॉलिसीज में भी सुधार देखने को मिला। हिटलर ने सबसे पहले 1933 में खुद को लीग ऑफ नेशन से बाहर किया, फिर 1938 में राइनलैंड नाम की जगह को वापस अपने कब्जे में किया, साथ ही ऑस्ट्रिया और जर्मनी को दोबारा एक किया। इसके बाद हिटलर ने वेस्टर्न जर्मनी की ओर अपना रुख मोड़ा और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। हिटलर के इन सभी एक्ट्स में इंग्लैंड ने बिना बोले उसका सपोर्ट किया। वो इसलिए क्योंकि इंग्लैंड को लगता था कि वर्साइली ट्रीटी ने जर्मनी के साथ काफी बुरा किया था। कुल मिलाकर कुछ सालों में हिटलर ने जर्मनी की किस्मत चमका दी थी, लेकिन वो यहाँ रुका नहीं। उसमें और ज्यादा हासिल करने की चाह थी। हालांकि शाट ने हिटलर को समझाया भी था कि स्टेट में अभी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो वो जो करे सोच समझ के करे। लेकिन हिटलर कहाँ किसकी सुनने वाला था। हिटलर इस इंसिडेंट के बाद सबसे पहले तो शाट को बाहर करता है और फिर इसने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए वॉर का डिसीजन लिया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर जर्मनी ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को एक्वायर करेगा तो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज उनके अंडर आएंगे, जिससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर सकेगी। सितंबर 1939 में हिटलर पोलैंड पर हमला बोल देता है, जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड भी वॉर में शामिल हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन बेल्जियम का साथ देने का वादा करता है, उसी तरह ब्रिटेन ने पोलैंड के साथ भी एक ट्रीटी साइन की होती है, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटेन को पोलैंड का साथ देना होता है। वहीं दूसरी ओर जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन किया होता है, जिससे वो अपनी इंटरनेशनल लेवल पर पावर बढ़ा सके। देखा जाए तो 1940 तक वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के हालात अच्छे थे, लेकिन अपनी पावर के नशे में हिटलर यहाँ एक गलती कर देता है, जिसके कारण जर्मनी वॉर हार जाता है। दरअसल जैसे ही हिटलर को दिखता है कि वो वॉर जीत रहा है, वो लगे हाथ अपने सालों से देख रहे सपने को भी सच करना चाहता है, जिसके अकॉर्डिंग हिटलर ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा करना चाहता है। इस सपने को पूरा करने के लिए हिटलर 1941 में सोवियत यूनियन पर वॉर डिक्लेयर कर देता है, जिसके बाद हिटलर वेस्ट में ब्रिटेन और ईस्ट में सोवियत यूनियन को एक साथ संभालने में नाकामयाब हो जाता है और जर्मन आर्मी को ही बर्लिन तक खदेड़ देती है, जिससे सोवियत यूनियन का भी दुनिया में एक नया दौर देखने को मिलता है। अमेरिका अब तक वॉर से बाहर रहता है, लेकिन जापान पैसिफिक ओशन में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक के कारण अमेरिका भी वॉर का हिस्सा बन जाता है। ये वॉर लंबी चलती है। हिटलर को दिख रहा होता है कि अब उसका वॉर पर से कंट्रोल छूट रहा है,
लेकिन वो वॉर एंड होने तक बर्लिन में ही रहने का फैसला लेता है और इसी जगह हिटलर रहस्यमयी तरीके से खुद को और अपनी वाइफ को गोली मार देता है। खुद को शूट करने से पहले हिटलर अपने एसएस फिजिशियन वर्नर हास से पूछता है कि सुसाइड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो वो हिटलर को पिस्टल और पॉइजन के बारे में बताता है, जिसके बाद हिटलर खुद को गन से शूट करता है और दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह का अंत हो जाता है। अपने पूरे टाइम पीरियड में नाज़ीज मास मर्डरिंग के दोषी पाए जाते हैं। नाज़िज्म के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान इक्वल नहीं है। सोसाइटी में अपर क्लास और लोअर क्लास मेंटालिटी एग्जिस्ट करती है। लोगों को रेशियल तरह से ट्रीट करना चाहिए। केवल वो लोग सोसाइटी के टॉप लोगों में आते हैं जो ब्लॉन्ड, ब्लू आइड और नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की कैटेगरी में आते हैं। बाकी जूस को नाज़िज्म के अकॉर्डिंग सोसाइटी का सबसे लोअर क्लास माना गया था। इन्हें नाज़ी लोगों का दुश्मन कंसिडर किया जाता था। कुल मिलाकर लोगों को उनके फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता था। नाज़ीज केवल प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस को सोसाइटी में प्रेफरेंस देते थे। हिटलर के राज में स्पेशली जूस पर ज्यादा अत्याचार किया गया। नाज़ी जूस को अपना दुश्मन मानते थे। ये दुश्मनी सालों पुरानी थी। नाज़ीज का मानना था कि जूस क्राइस्ट के किलर्स थे। जूस के साथ मिडीवल टाइम से ही काफी भेदभाव किया जाता था।